आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी और नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही थीं। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसकी नींद हर दिन सूरज से पहले खुल जाती थी। उसका नाम था मधुकर। लोग उसे मधु मछुआरा कहते थे। मधु का घर नदी के बिल्कुल किनारे पर था। घर कहना भी शायद उस टूटी फूटी झोपड़ी के लिए बड़ा शब्द था। 4 बांस के खंभे, ऊपर सूखे घास और फटे तिरपाल की छत और दीवारें मिट्टी और पुराने टिन के टुकड़ों से बनी हुई। बारिश में छत टपकती थी, हवा चलती तो पूरी झोपड़ी कांपने लगती। लेकिन वही झोपड़ी मधु, उसकी पत्नी गौरी और उनके छोटे बेटे चंदू की पूरी दुनिया थी। उस सुबह भी मधु चुपचाप उठा। झोपड़ी के कोने में रखा उसका पुराना मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फटा हुआ था। वो बैठकर उसे धीरे धीरे ठीक करने लगा। उसके हाथों की उंगलियां मेहनत से इतनी सख्त हो चुकी थीं कि जैसे लकड़ी हो गई हों। इतने में पीछे से धीमी आवाज आई। अरे, फिर इतनी सुबह उठ गए? अभी तो अंधेरा भी पूरी तरह नहीं गया। रोज रोज इतनी जल्दी उठकर नदी में चले जाते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। क्या करें गौरी, पेट पालने के लिए यही करना पड़ता है। अगर मैं जल्दी नहीं निकलूंगा तो नदी के अच्छे हिस्से पर दूसरे मछुआरे पहले ही कब्जा कर लेंगे। फिर हमारे जाल में उतनी मछलियां नहीं आएंगी और दिन भर की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए मजबूरी है कि सूरज निकलने से पहले ही निकलना पड़ता है। गौरी ने चूल्हे में लकड़ी जलाई। घर में खाने के नाम पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। गौरी ने रोटियां मधु के सामने रख दी। मधु कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर उसने एक रोटी वापस रख दी। इसे चंदू के लिए रख लो, उसे अभी भूख लगी होगी। बच्चा है, पहले उसका पेट भरना जरूरी है। तुम ही खा लो, तुम्हें ही तो दिन भर नदी में मेहनत करनी है। सुबह से शाम तक जाल डालते रहते हो, तुम्हें ताकत की ज्यादा जरूरत है। नहीं गौरी, बच्चे का पेट पहले भरना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो थोड़ा सा खाकर भी काम चला लूंगा, लेकिन चंदू भूखा रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाबा, आज बड़ी मछली पकड़ना, बहुत बड़ी वाली। फिर हम उसे बेचेंगे और घर में अच्छा खाना बनेगा। हाँ बेटा, आज मैं जरूर बहुत बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा। देखना, शाम को जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर लेकर आऊंगा। लेकिन उसके दिल को पता था, कई दिनों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक छोटी नाव और एक नौका थी। मधु अपनी छोटी लकड़ी की नाव लेकर नदी में उतर गया। नदी बहुत बड़ी थी, लेकिन उस नदी में मछली पकड़ना अब आसान नहीं रहा था। बड़ी बड़ी नावों वाले अमीर मछुआरे पूरे इलाके में जाल डाल देते थे। मधु जैसे गरीब मछुआरों के हिस्से में बचती थी बस थोड़ी सी जगह और बहुत कम मछलियां। उसने जाल नदी में फेंका और आसमान की तरफ देखा। ईश्वर, आज कुछ तो रहम कर देना। कई दिनों से जाल खाली ही वापस आ रहा है। घर में राशन भी कम पड़ गया है। बस आज इतनी मछलियां मिल जाएं कि घर का चूल्हा अच्छे से जल सके और बच्चे का पेट भर सके। घंटों बीत गए, सूरज सिर पर आ गया। मधु ने धीरे धीरे जाल खींचना शुरू किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब जाल बाहर आया तो उसमें सिर्फ 2 छोटी मछलियां फड़फड़ा रही थीं। मधु की आंखों में निराशा उतर आई। इतनी ही मछलियां? सुबह से कितनी बार जाल डाला, लेकिन हर बार बस कुछ ही मछलियां हाथ लगीं। इतनी कम मछलियों से घर का खर्च कैसे चलेगा, समझ नहीं आता। वो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। उसे घर लौटना ही था। जब मधु शाम को घर पहुंचा, गौरी उसकी राह देख रही थी। उसने उम्मीद भरी नजर से पूछा, आज कैसा रहा? नदी में कुछ अच्छी मछलियां मिली या फिर आज भी जाल खाली ही लौट आया? सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मन में बस यही सोच रही थी कि आज का दिन शायद थोड़ा अच्छा रहा होगा। मधु ने चुपचाप मछलियां दिखा दी। गौरी की आंखों में एक पल के लिए चिंता चमकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, अगर आज कम मछलियां मिली हैं तो चिंता मत करो। ईश्वर पर भरोसा रखो, कल का दिन जरूर अच्छा होगा और शायद कल तुम्हारे जाल में ज्यादा मछलियां आएंगी। बाबा, बड़ी मछली? क्या आज बहुत बड़ी मछली पकड़ी आपने, जो आपने मुझे वादा किया था? आज तो बस छोटी छोटी मछलियां ही मिली बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो। कल मैं फिर सुबह जल्दी जाऊंगा और तुम्हारे लिए जरूर एक बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा। चंदू खुश होकर हंसने लगा,
बच्चे उम्मीद जल्दी नहीं छोड़ते, लेकिन बड़े लोग जानते हैं कि उम्मीद टूटने में देर नहीं लगती। उस रात तेज हवा चल रही थी, झोपड़ी की छत हिल रही थी, बारिश की बूंदें टपक टपक कर अंदर गिर रही थीं। गौरी बर्तन रख रख कर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। मधु चुपचाप बैठा सब देख रहा था। उसके दिल में एक ही डर था, अगर एक दिन ये झोपड़ी भी टूट गई तो हम कहाँ रहेंगे? बारिश और हवा में ये पहले ही बहुत कमजोर हो गई है। कभी कभी सोचता हूँ अगर सच में ये गिर गई तो हमारे पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बचेगी। सुबह का समय था, लेकिन मधु के घर में चूल्हा अभी तक नहीं जला था। झोपड़ी के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। गौरी मिट्टी के छोटे बर्तन में हाथ डालकर बार बार देख रही थी, जैसे शायद कहीं थोड़ा सा आटा बचा हो, लेकिन बर्तन बिल्कुल खाली था। उसने गहरी सांस ली। अम्मा, आज खाना कब मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या आज मछली बनी है या फिर कुछ और खाने को मिलेगा? उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन पेट की भूख उसे बेचैन कर रही थी। गौरी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बस बेटा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। तुम्हारे बाबा अभी नदी से मछली लेकर आएंगे, फिर मैं जल्दी से खाना बना दूंगी। तब हम सब मिलकर पेट भरकर खाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था, आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी समय मधु बाहर से लौटा। उसके हाथ खाली थे। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और सब समझ गई। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। इतने में अचानक झोपड़ी के बाहर लोगों की आवाज गूंजी। मधु ने बाहर झांक कर देखा। गांव का जमींदार रघुवीर सिंह अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। लंबा कद, मोटी मूछें और चेहरे पर घमंड। मधु का दिल धक से रह गया। वो धीरे धीरे बाहर आया। रघुवीर सिंह ने तिरछी नजर से उसे देखा। क्यों मधु, आजकल दिखाई नहीं देते? लगता है किस्त देना भूल गए हो। कई दिनों से तुम्हें बाजार में भी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्ज चुकाने का इरादा ही छोड़ दिया हो? मालिक, इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। कई दिनों से जाल डाल रहा हूँ, लेकिन मछलियाँ भी ठीक से नहीं मिल रही। जैसे ही कुछ अच्छा हाथ लगेगा, सबसे पहले आपकी ही किश्त चुका दूंगा। ये कहानी मुझे मत सुनाओ। तुम्हारे बाप ने सालों पहले मुझसे पैसे उधार लिए थे और उसी के बदले ये जमीन तुम्हें रहने के लिए दी थी। तभी साफ साफ तय हुआ था कि हर महीने उसकी किस्त समय पर दोगे, तभी तुम लोग यहाँ रह पाओगे। मालिक, अब तक मैंने कभी किश्त नहीं रोकी। जितना बन पड़ा हर महीने मेहनत करके आपकी रकम चुका दी। बस इस बार हालात थोड़े खराब हो गए, इसलिए देर हो गई। लेकिन इस बार रुकी है और मुझे बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, इस जमीन पर रहने का हक भी तुम्हारे पास नहीं बचेगा। झोपड़ी के अंदर खड़ी गौरी सब सुन रही थी। मधु हाथ जोड़कर बोला, मालिक, बस थोड़ा समय दे दीजिए। हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। 2-4 दिन में किसी तरह पैसे का इंतजाम कर लूंगा और आपकी किश्त चुका दूंगा। रघुवीर सिंह की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। मालिक, हम गरीब लोग हैं। अगर ये झोपड़ी भी छूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे परिवार के पास और कोई सहारा नहीं है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर थोड़ी मोहलत मांग रहा हूँ। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। मधु ने फिर हाथ जोड़ दिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी नजर में बस एक ही बात मायने रखती है, कर्ज चुकाओ या फिर ये जमीन खाली करो। अगर पैसे नहीं दे सकते तो यहाँ रहने का हक भी नहीं है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का समय देता हूं तुम्हें। 2 दिन में पैसे दे देना, वरना याद रखना ये झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी और फिर तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं होगी। इतना कहकर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। मधु कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। गौरी बाहर आई। उसकी आंखों में डर था। अब क्या होगा जी? रघुवीर ने तो साफ कह दिया है कि 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो हमें झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी। अगर सच में ऐसा हो गया तो हम चंदू को लेकर कहाँ जाएंगे? मधु ने नदी की तरफ देखा। लहरें शांत थीं, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। पता नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। बस यही सोच रहा हूँ कि किसी तरह पैसे का इंतजाम हो जाए, नहीं तो हमारे सिर से ये छत भी चली जाएगी।
2 दिन पलक झपकते बीत गए। मधु ने बहुत कोशिश की, किसी से उधार मांगा, ज्यादा मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन मधु के घर के सामने फिर से लोगों की आवाज गूंज रही थी। जमींदार रघुवीर सिंह अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में वही घमंड और सख्ती थी। मधु बाहर आया, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रघुवीर सिंह ने तिरछी नजर से उसे देखा। तो मधु, पैसे लाए? 2 दिन पूरे हो गए हैं। अब बताओ, क्या मेरे पैसे का इंतजाम कर पाए या फिर खाली हाथ ही आए हो? मालिक, मैंने बहुत कोशिश की, गांव में कई लोगों से बात की, लेकिन किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। अभी इंतजाम नहीं हो पाया। बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मैंने तुम्हें 2 दिन दिए थे, साफ साफ कहा था कि 2 दिन में पैसे चाहिए, और अब तुम फिर वही बहाने लेकर आ गए हो। मालिक, हम कहाँ जाएंगे? इस झोपड़ी के अलावा हमारे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए। अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। लेकिन रघुवीर सिंह के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? झोपड़ी खाली कराओ। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। आदमियों ने झोपड़ी का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पुराने बर्तन मिट्टी में गिर गए, फटी चारपाई एक तरफ जा गिरी, छोटा सा संदूक भी धूल में लुढ़क गया। गौरी रो रही थी। कुछ ही देर में वो झोपड़ी, जो सालों से उनका घर थी, अब खाली खड़ी थी। रघुवीर सिंह ने आखिरी बार मधु की तरफ देखा। अब ये जमीन मेरी है। आज के बाद अगर तुम लोग यहाँ दोबारा दिखे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब मधु और उसका परिवार सड़क के किनारे खड़े थे। उनका सारा सामान मिट्टी में पड़ा था। गौरी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब हम कहाँ जाएंगे जी? ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ थी। अगर ये भी छूट गई तो हम चंदू को लेकर कहाँ सिर छुपाएंगे? मधु चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। भूख भी अब जोर से लगने लगी थी। मधु ने सोचा शायद गांव में कोई मदद कर दे। वो अपने परिवार के साथ घर घर गया, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला। हम क्या कर सकते हैं? हमारे अपने घर में ही मुश्किल से जगह है, तुम्हें कहाँ ठहराएं? अगर मदद करना हमारे बस में होता तो जरूर करते। और फिर जमींदार से झगड़ा कौन मोल ले? अगर उसे पता चल गया कि हमने तुम्हें अपने घर में रखा है तो वो हमसे भी नाराज हो जाएगा। इसलिए माफ करना, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे उम्मीद टूटती जा रही थी। तभी मधु को याद आया, उसी गांव में उसके चाचा और चाची भी रहते थे। वो सोचने लगा। मधु अपने परिवार को लेकर उनके घर पहुंच गया। चाचा का घर बड़ा था, पक्का मकान, आंगन और अंदर कई कमरे। मधु ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने उसके चाचा खड़े थे। उन्होंने मधु को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे मधु, तुम यहाँ इतने उदास क्यों लग रहे हो? और तुम्हारे साथ ये सारा सामान भी क्यों है? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? चाचा, हमें घर से निकाल दिया गया। जमींदार ने किश्त न दे पाने की वजह से झोपड़ी खाली करवा ली। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। इतना सुनते ही चाची भी बाहर आ गईं। उन्होंने तिरस्कार भरी नजर से मधु और उसके परिवार को देखा। तो अब यहाँ क्या करने आए हो? इतने सालों बाद अचानक हमारे दरवाजे पर खड़े हो, जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई होगी। जब सब ठीक चल रहा था तब तो कभी याद नहीं आई हमारी, और आज सीधे आकर दरवाजे पर खड़े हो गए। चाची, सोचा कुछ दिन आपके यहाँ रह लें। जब तक कोई छोटा मोटा इंतजाम नहीं हो जाता तब तक अगर आप हमें अपने घर के किसी कोने में रहने दे दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम ज्यादा दिनों तक बोझ नहीं बनेंगे, बस थोड़े दिन संभलने का मौका मिल जाए। हमारे घर में कोई धर्मशाला नहीं खुली है, जो भी मुसीबत में पड़े वो आकर यहाँ टिक जाए। बड़ी मुश्किल से अपना घर चल रहा है, ऊपर से अगर हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रख लेंगे तो हमारा ही गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मधु चुप खड़ा रहा। चाची ने ताना मारते हुए कहा, और जब तुम्हारे बाप ने जमींदार से इतना बड़ा कर्ज लिया था तब क्या वो हमसे पूछने आए थे? तब तो बड़ा घमंड था कि सब संभाल लेंगे।
अब मुसीबत आई है तो याद आया कि रिश्तेदार भी होते हैं। सच कहूँ तो हमें पहले से पता था कि एक दिन यही हाल होगा। अब जब घर से निकाल दिए गए हो तो याद आए रिश्तेदार। जब सब ठीक चल रहा था तब तो कभी हमारी खबर लेने भी नहीं आए, और आज मुसीबत पड़ी तो सीधे हमारे दरवाजे पर आ गए। मधु, बात समझने की कोशिश करो। हमारे घर में पहले ही बहुत तंगी है और जगह भी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दे सकते। तुम कहीं और इंतजाम देखने की कोशिश करो। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। चंदू घबराकर अपने बाबा का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। मधु कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसने अपना सिर झुका लिया और अपने परिवार को लेकर वहां से चल पड़ा, टूटे दिल के साथ। रात होने लगी थी। गांव की गलियां धीरे धीरे खाली हो रही थीं। मधु का परिवार चुपचाप चल रहा था। उनके पास अब न घर था न सहारा। मधु ने दूर नदी की तरफ देखा। लहरें अंधेरे में चमक रही थीं। बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर भी चला गया और चाचा चाची ने भी हमें अपने घर में नहीं रहने दिया। क्या अब हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? मधु के कदम जैसे एक पल के लिए रुक गए। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस चंदू के सिर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ने लगा। रात और गहरी हो गई थी। गांव के घरों में दिए जलने लगे थे, लेकिन मधु और उसका परिवार अंधेरी पगडंडी पर भटक रहा था। भूख अब सबको जोर से लगने लगी थी। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, चंदू भी बहुत थक गया है। मधु ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कहीं भी उन्हें ठहरने की जगह दिखाई नहीं दे रही थी। तभी दूर से नदी की आवाज सुनाई दी, लहरों की हल्की हल्की गूंज। मधु कुछ पल के लिए रुक गया, फिर धीरे धीरे वो उसी दिशा में चलने लगा। कुछ देर बाद वे नदी किनारे पहुंच गए। चांद की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। नदी शांत थी, लेकिन उसकी लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। किनारे पर वही छोटी सी लकड़ी की नाव बंधी हुई थी जिससे मधु रोज मछली पकड़ने जाता था। मधु कुछ देर तक चुपचाप अपनी नाव को देखता रहा। उसके मन में कई ख्याल चल रहे थे। गौरी ने भी नाव की तरफ देखा। सुनिए जी, जब तक हमें कोई जगह नहीं मिलती, क्या हम आज रात इसी नाव में रह सकते हैं? मधु ने नाव की तरफ देखा। नाव बहुत छोटी थी। उसमें 3 लोगों का ठीक से बैठना भी मुश्किल था। सोना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। शायद आज रात हमें यही करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कोई और सहारा भी तो नहीं है। किसी तरह इस नाव में रात गुजार लेंगे, फिर कल सुबह उठकर कुछ नया रास्ता सोचेंगे। मधु ने चंदू को सावधानी से नाव में बिठाया। नाव हल्की हल्की हिलने लगी। बाबा, नाव हिल क्यों रही है? ये बस नदी की लहरें हैं। जब पानी चलता है तो नाव ऐसे ही धीरे धीरे हिलती रहती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहीं हूँ, कुछ भी नहीं होगा। गौरी ने चंदू को अपने पास सुला लिया। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में चंदू की आंखें बंद हो गईं। रात अब गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस नदी की लहरों की आवाज आ रही थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा नदी के ऊपर बह रही थी। सूरज धीरे धीरे आसमान में उग रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी पानी पर चमक रही थी। उसी डोलती ही नाव में मधु की आंख खुली। कुछ पल के लिए वो समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ है। फिर अचानक उसे सब याद आ गया। कल ही तो उन्हें घर से निकाल दिया गया था और मजबूरी में उन्होंने रात इसी छोटी सी नाव में बिताई थी। मधु ने चारों तरफ नजर घुमाई। गौरी एक कोने में बैठी थी और चंदू अभी भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पूरी रात नाव हिलती रही थी, इसलिए किसी की ठीक से नींद नहीं हुई थी। रात भर चंदू डरता रहा, बार बार मुझसे पूछ रहा था कि नाव डूब तो नहीं जाएगी। बेचारा ठीक से सो भी नहीं पाया। हर थोड़ी देर में घबराकर उठ जाता था और हमें पकड़कर बैठ जाता था। मधु ने गहरी सांस ली। उसके दिल में दर्द सा उठा। उसने नदी की तरफ देखा। क्या अब यही हमारी जिंदगी है? क्या अब हमें ऐसे ही हर रात इस छोटी सी नाव में गुजारनी पड़ेगी, बिना किसी छत और बिना किसी सहारे के? लेकिन सोचने से कुछ होने वाला नहीं था। उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना ही था। बाबा, मुझे भूख लगी है। मधु के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। घर में तो पहले ही कुछ नहीं था, अब तो झोपड़ी भी नहीं रही।
गौरी ने धीरे से कहा, अगर आज मछली मिल जाए तो मैं किसी तरह कुछ बना दूंगी, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। मैं उसे पकाकर हम सबके लिए खाना तैयार कर दूंगी, ताकि कम से कम आज भूखे पेट सोना न पड़े। मैं अभी नदी में जाता हूँ, शायद आज किस्मत हमारा साथ दे दे और जाल में कुछ अच्छी मछलियाँ आ जाएं। मधु अपनी नाव को थोड़ा आगे लेकर गया। नदी आज भी उतनी ही बड़ी थी और उसकी किस्मत आज भी उतनी ही छोटी लग रही थी। उसने जाल उठाया और पूरे जोर से नदी में फेंक दिया, फिर चुपचाप बैठकर पानी की तरफ देखने लगा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अब यही नाव हमारा घर है, यही रोजी भी। कई घंटे बीत गए। जब उसने जाल खींचा तो उसमें कुछ छोटी छोटी मछलियां फड़फड़ा रही थीं। आज किस्मत थोड़ी बेहतर थी। मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो, आज चंदू को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उधर गौरी नाव में बैठी सोच रही थी। नाव बहुत छोटी थी, न धूप से बचाव न बारिश से। अगर बारिश आ गई तो? वो चारों तरफ देखने लगी। किनारे पर कुछ पुराने बांस पड़े थे, थोड़ा दूर फटा हुआ तिरपाल भी पड़ा था। गौरी के मन में अचानक एक विचार आया और बांस उठाकर लाने लगी। कुछ देर बाद उसने नाव के बीच में बांस खड़े करने शुरू किए, फिर ऊपर से तिरपाल बांधने की कोशिश करने लगी। ये आसान काम नहीं था, लेकिन वो कोशिश करती रही।